तो 23 Feb 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है ब्रिक्स समिट पर। इस साल देखो, ब्रिक्स, सबसे पहले ब्रिक्स क्या है? ये टोटल 5 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 5 कंट्रीज कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये सबका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मैम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे तो उसमें ये सब कुछ होगा। ठीक है, 5 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ा सके। ये अर्ली 2000s में ये आइडिया सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। इस आइडिया का पर्पस था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलके कैसे कोऑर्डिनेट करें कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो यहां से आइडिया ओरिजिनेट हुआ और उसी के मुताबिक आपकी ब्रिक्स, फिर बाकी सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। ओरिजिनली ब्रिक बनी थी, साउथ अफ्रीका नहीं था इसका पार्ट, पर बाद में साउथ अफ्रीका को भी इसका पार्ट बना दिया गया, जिससे ब्रिक्स बन गई। ठीक है, तो 2009 में आपका फॉर्मल तरीके से मिलने लगी थी। ठीक है, 2020 में जो 12th ब्रिक्स समिट थी वो पहली बारी वर्चुअली हुई। ऑब्वियसली कोविड के चलते हुए सब कुछ वर्चुअली हो रहा था, तो ये भी वर्चुअली समिट हुई थी। टोटल ब्रिक्स कंट्रीज की पॉपुलेशन 3.21 बिलियन है, जो ऑलमोस्ट 1/3 है पूरी दुनिया का। ठीक है, और दुनिया का 26% लैंड एरिया कवर करते हैं, 41% ऑफ दी वर्ल्ड एरिया, मतलब 1/3 से भी ज्यादा, 41% है। ठीक है, तो इन 5 कंट्रीज में से 4 वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज है अफ्रीका को छोड़ के। पर ये जो आपस में, ये सारी की सारी G20 के मेंबर है। ठीक है, और ये 5 कंट्रीज की टोटल करके 19.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो दुनिया की 23.2% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक की जगह बस वर्ल्ड, सारी दुनिया की जो जीडीपी होती है, हर देश की जीडीपी होती है, पूरी दुनिया की जब सारी जीडीपी टोटल कर दो वो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। पूरी दुनिया में कितना बिजनेस हो रहा है, कितनी इकोनॉमी प्रोड्यूस हो रही है, वो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे इसके वैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके अंदर ही आपके जो ब्रिक्स के देश है, अच्छा, एक ब्रिक्स के देशों का एक और चीज बताने वाली है, शायद ब्रिक्स में एक और देश ऐड हो जाएगा 2021 या 22 तक। कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। फेब 2021 में फॉर्मल प्रोसेस शुरू हो गया है बांग्लादेश को भी इसका पार्ट बनाने का। तो ये कुछ टाइम बाद ब्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, डबल बी आ जाएगा। तो अभी नहीं बनी है, पर बांग्लादेश एक, मतलब ये भी पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री ने फॉर्मल प्रोसेस शुरू कर दिया है इसका पार्ट बनने का, तो बांग्लादेश। और भी कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया, पर बांग्लादेश फॉर्मली प्रोसेस शुरू कर चुका है। ठीक है, इसके अंदर ही अब ये सारी कंट्रीज ने क्या किया कि जैसे देखो, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिनका काम है बाकी कंट्रीज को लोन देना, ग्रांट्स देना, ताकि वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ये सब कुछ कैरी आउट किए जा सके। तो इन सारी कंट्रीज ने क्या किया, इन्होंने खुद भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका पर्पस था कि एक दूसरे की कंट्री में, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज में प्लस एशियन कंट्रीज में, आपके खासकर फोकस एशियन कंट्रीज पे, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज पे, सॉरी, कि वहां पे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की जाए। पर प्रायोरिटी है इन 5 कंट्रीज में। उस बैंक को कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों एक ही बैंक के नाम है, जिस मर्जी नाम से आ सकता है। ये बैंक इन 5 ने शुरू किया है। ठीक है, इसमें टोटल लैंडिंग पर प्रोजेक्ट 34 बिलियन एनुअली भी की जा सकती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीकन साउथ हेडक्वार्टर। ठीक है, दूसरा इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ये अफ्रीकन हेडक्वार्टर है, क्योंकि अफ्रीका और एशिया में
प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, तो एक अफ्रीका में हेडक्वार्टर बनाया है, एक एशिया में बीजिंग में, ठीक है। तो इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने सबने 10-10 बिलियन ईच कंट्रीब्यूट करके 50 बिलियन का फंड बनाया। क्लियर है? एक और चीज ब्रिक्स ने अपने आपस में देशों में शुरू की जिसे सीआरए कहते हैं, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसका क्या मतलब होता है? देखो होता क्या है, दुनिया में जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो कभी भी तुम्हारी लोकल करेंसीज में नहीं होता, ठीक है। हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं ना, तभी तो हमें फर्क पड़ता है कि डॉलर का प्राइस कहाँ जा रहा है। अगर तुमने कोई भी बाहर से सामान मंगवाना है, इंपोर्ट करना है, तो तुम रुपये में थोड़ी पे कर सकते हो, तुम डॉलर में पे करोगे। तो इसलिए ब्रिक्स कंट्रीज, अब सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, इन्हें भी प्रॉब्लम आ सकती है कभी भी फंड अरेंज करने में इंटरनेशनल। तो अगर लेट्स सपोज इन्हें एक दूसरे से कोई सामान खरीदना है और इनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स, इन्हें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स शॉर्ट में कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स कम है, यानी कि फॉरेन करेंसी का भंडार कम हुआ है, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की करेंसीज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट बैठा लेंगे जिसमें एक दूसरे की करेंसीज को भी एक्सेप्ट करेंगे, जिसके कारण डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तो अपने आप इकोनॉमी बची रहेगी। क्लियर है? इक्वल कंट्रीब्यूशन है, उसमें फिक्स है। आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक में ना, जो सबने 10-10 बिलियन डॉलर डाले हैं, उसके कारण सबको वोटिंग शेयर भी बराबर मिला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की गाइडलाइंस में ये चीज है कि सारे मेंबर्स की इक्वल वोटिंग राइट होंगे, अनटिल अनलेस सारे डिसाइड करेंगे किससे ज्यादा देना है। ऑब्वियसली इंडिया कभी भी चाइना को ज्यादा नहीं देने वाला, तो ये चाइना इंडिया को नहीं देने वाला, तो बस ये कभी अरेंजमेंट चेंज नहीं होने वाली। हाँ, ये हो सकता है कि कोई कंट्री अपना शेयर सरेंडर कर दे, पर वो भी अभी तक किसी ने नहीं किया। देखो बहुत ही प्रेस्टीज की बात होती है, कोई भी कंट्री चाहे अपने बजट में मुश्किल हालातों में आ जाएगी, ये वही बात है, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़े तो कर रहे हैं बस, नहीं तो साउथ अफ्रीका जैसे देशों की बुरी हालत है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे है, पर साउथ अफ्रीका तब भी हर साल 10 बिलियन डालेगा ही डालेगा इस, ताकि उसका स्टेटस बना रहे, ठीक है। तो चद्दर देख के पैर में सार, वही पाकिस्तान वाला हाल, पाकिस्तान को तो ये हाल है, वो तो चद्दर क्या, वो तो रुमाल पे है। चद्दर तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली आपकी सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में यूज किए जाते हैं, हर गवर्नमेंट के अपने अपने स्टैंडर्ड है। इंडिया में भी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आपकी हवा कितनी साफ है उसे मेजर करने के लिए चीज यूज की जाती है। इंडिया में हाँ, इंडिया में जो गैसेस यूज की जाती हैं मेजर करने के लिए, हम जो गैसेस को यूज करते हैं वो है, देखो पहले तो दो पार्टिकुलेट मैटर, पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। ये जब भी पीएम पढ़ोगे ना, कई बार तुम जगहों में पढ़ोगे पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है रैंडमली हवा में कोई भी कण होना, कोई भी पार्टिकल होना, उसका क्या साइज है। पीएम 10 का मतलब है 10 माइक्रोन, 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन या उससे छोटा, मतलब 10 माइक्रोन या उससे छोटा, 2.5 या उससे छोटा। तो ज्यादा छोटा कौन सा पार्टिकल है? 2.5 वाला ज्यादा छोटा है ना, ये पार्टिकल ज्यादा खतरनाक है। कैसे? क्योंकि देखो आपके जो पूरा नॉस्ट्रल का सिस्टम है, इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम भी नेचुरली दिया होगा, जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतनी आसानी से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकल जाएगा, है ना। तो अगर मैं एक जाली यूज करता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लगाऊंगा, मैं जाली यूज करता हूँ, वो जिस साइज की जाली होगी
उससे छोटे पार्टिकल उसके थ्रू निकल जाएंगे ना, तो छोटे पार्टिकल्स हमेशा ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये तुम्हारे लंग्स तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 PM10 और PM2.5 मेजर किए जाते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे 2 नीचे लिख लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ठीक है, अमोनिया है, मिथेन है, ये CH4 होता है, हाँ ठीक है। तो ऑक्सीजन, ओजोन कैसे खतरनाक है? सर वो एक तरीके से गर्म ही होता है क्योंकि ओजोन लेयर को यूवी के साथ उसको अब्सॉर्ब करके तो गर्म दे। तो पोल्यूशन से क्या लेना देना? अगर एक टेस्ट हो रही है गर्मी कर रही है, गर्मी पोल्यूशन थोड़ी है। ग्रीन हाउस और पोल्यूशन में फर्क है। ग्रीन हाउस का मतलब है गर्मी करना, पोल्यूशन में मैंने क्यों इसे काउंट किया? 8 पॉल्यूटेंट्स लिखा है, ये पॉल्यूटेंट कैसे है? तो ऑक्सीजन तो वैसे बुरी तो नहीं है, अकेला ऑक्सीजन क्या कर लेगा? ऑक्सीजन तो इतनी रिएक्टिव है, किसी ना किसी के साथ बहुत जल्दी जुड़ेगी। ये तो O3 टूटेगा तब जाके, O3 अपने आप में वो है। इसे कहते हैं, देखो ओजोन लेयर वैसे ग्राउंड के पास नहीं एग्जिस्ट करती, ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, वहां पे यूवी रेस से हमें बचाती है। स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं ना, यूवी रेस पे पूरा आसपास से हमें बचा के रखती है। ठीक है, तो ओजोन पॉल्यूटेंट कैसे है? इसे कहते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, मतलब जो ग्राउंड के पास पाई जाती है। ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, नीचे ही प्रोड्यूस होती है, ऊपर से कभी गैस नीचे नहीं आ सकती। ऐसा नहीं कि मन किया नीचे चलते हैं, थक गए हैं, काफी टाइम हो गया, शहर नहीं घूमा। ट्रैप कैसे कर लेगी? हवा थोड़ी किसी को ट्रैप कर सकती है, ऊपर से तो आ ही नहीं रही ना। हाँ जी, कोई ऑनलाइन गेस लगाना चाहे, गेस क्या अगर पता हो। एक मिनट, सॉरी माइक म्यूट हो गया। हाँ जी, अब स्पीकर ऑन है, सॉरी स्पीकर ऑन करना भूल गया। हाँ देखो, एक ना इस ये पॉल्यूटेंट होती है सर्दियों में। आपके जो फॉग होती है, फॉग को स्मॉग बनाने वाली ओजोन है। स्मॉग सुना है ना? जब स्मोक और फॉग मिक्स हो जाती है, उनमें जो उस कंटेक्स्ट में जो चीज एक्चुअली उस चीज को कंसंट्रेट कर रही है, धुएं को वहीं जोड़ के रखती है, जिससे फॉग और स्मोक जुड़ सके, स्मॉग बन सके, वो ओजोन है। तो ये अपने आप में पॉल्यूटेंट नहीं है, पर ये पोल्यूशन पैदा करने में बहुत मदद करती है। इसके कारण ये पॉल्यूटेंट की लिस्ट में है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होगी तो ये स्मॉग प्रोड्यूस करेगी करेगी। कई दिनों में लगता है ना कि बहुत ही हवा गंदी सी भी पड़ी है, तब आपकी ये सारी गैसेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। ये सारी गैसेस आपके अलग अलग डस्टी सा रंग लेके आती हैं आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्लियर है? तो इस अरे तो ऐसा कोई इंग्रेडिएंट जो बाकी, अगर ये ना होती, स्मॉग होती ना, तो ये मेन इंग्रेडिएंट ये बना ना जिसने स्मॉग करवाई है ना? इसका रोल ये है। इसके मुताबिक हम किसी भी जगह की एयर क्वालिटी को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सिवियर। ठीक है, दिल्ली ये कभी कभी यहाँ तक आ जाता है, नहीं तो यही रहता है वो। ठीक है, आज का भी करंट अफेयर यही था कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंप्रूव होके पुअर तक आ जाएगी। ठीक है, यही है।
तो तरक्की है उनके लिए। एक्चुअली हेडलाइन यही थी कि एयर क्वालिटी इंप्रूव्स, और उसके नीचे न्यूज ये है कि अब पुअर होगी, हवा सिर्फ गंदी है। तो खुश हो जाओ, ज्यादा गंदी नहीं है, गंदी है। सर इसमें तो कोविड कौन से लोग डेटा में वो मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि वो आपकी दूसरी करंट अफेयर मैगजीन में ऑलरेडी कवर है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वही चीज मैं फेब की मैगजीन में डालूंगा, वो रेपिटेशन है जो एक मैगजीन में आ गया है, तो इस कारण मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। तो जो पहले मैगजीन में कवर हो चुका है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहीं से कवर करो, सिर्फ बताने का कि फिर से। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो आपकी FATF की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसने पाकिस्तान के बारे में डिसाइड करना है। अब FATF है क्या? FATF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसका काम है इंटरनेशनल मनी को रेगुलेट करना उन कंट्रीज में जो या तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है या टेरर फंडिंग का काम करती है, दोनों करती है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो हवाला का पैसा इधर से उधर घुमाती है, या टेरर फंडिंग, कहीं पे किसी और कंट्री में टेररिज्म फैला रही है, वहां पे पैसा लगा रही है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है कि उनकी पैसे की सप्लाई किसी तरह कंट्रोल कर दो या काट दो। पैसे की सप्लाई कट गई, ये दोनों काम पैसे से ही तो जुड़े हुए हैं। टेररिस्ट को पैसे नहीं मिलेंगे तो गोलियां कहाँ खरीदेंगे, ठीक है, फिर टेररिज्म ही खत्म। तो इसलिए आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यानी कि इसमें कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ सरकारों की अपनी बनाई हुई बॉडी है जो ये सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है। बेसिकली इस टाइम जो आपका पाकिस्तान है वो इसके देखो, आपका ना FATF दो लिस्ट बनाता है, एक है ब्लैक लिस्ट और एक है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि सारे के सारे पैसे की सप्लाई कट जाए, उस कंट्री में इंटरनेशनल मार्केट से 1 रुपया भी बिना लीगल चैनल से नहीं आ सकता, बस तो सारा का सारा पैसा ही उनका बंद हो जाता है। ग्रे का मतलब है कि अभी तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, तुम्हारे अभी हम पैसे पे नजर रखनी शुरू करेंगे, और अगर तुम नहीं सुधरते तो तुम्हें ब्लैक में डाल देंगे। तो पाकिस्तान को बहुत ही लंबी वार्निंग मिलती आ रही है। पाकिस्तान 2017 से इस लिस्ट पे, नहीं तो 3 महीने मिलते होते हैं, नहीं तो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। पर पाकिस्तान को बचाने वाला चाइना बैठा, चाइना और टर्की, दो कंट्रीज, 3 एक्चुअली, चाइना, टर्की और मलेशिया। इनकी इनकी इंडिया से इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी पाकिस्तान से बनती है, तो ये उसका साथ देते हैं, जिसके कारण इंडिया तो बहुत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ही हो जाए, ठीक है, पर कर नहीं पा रहे क्योंकि ये 3 कंट्रीज उसे बचा लो। इनमें से एक कंट्री को भी हम कन्विंस कर गए ना कि ना सपोर्ट करो, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। सिर्फ 3 कंट्रीज की सपोर्ट लगती है ब्लैक लिस्ट से बाहर रहने की, और 3 की सपोर्ट पे ही है, और बेयर मिनिमम पे ही है। अगर एक की सपोर्ट भी हटी चाहे साथ के साथ, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये दोनों ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके पास इंटरनेशनल पैसे हो नहीं सकते, ये बैंकिंग सिस्टम नहीं यूज कर पाएंगे। सारा का सारा आपका जो बैंकिंग सिस्टम है ना, एक इंटरनेशनल, देखो तुम यहां से किसी को अमेरिका पैसे भेजते हो या अमेरिका से तुम्हारा कोई रिलेटिव तुम्हें पैसे भेजता है, वो ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू आती है ना। वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू सारे इंटरनेशनल बैंक्स काम करते हैं, जिसे कहते हैं स्विफ्ट। कोई भी इंटरनेशनल फ्रॉड करना इसलिए मुश्किल हो जाता है, लोकल बैंक्स में फ्रॉड हो जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में फ्रॉड करने मुश्किल है, क्योंकि ये स्विफ्ट सिस्टम हैक प्रूफ है।
अरे तरीके तो ढूंढ ही सकते हैं, वो तो है ही, वो तो मैं मान ही रहा हूँ। ऐसे तो क्या कहते हैं, ईरान जैसी कंट्रीज के पास तेल है, वो तेल के बदले हथियार ले लेते हैं वो। पर पैसे देखो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम वही आ रही है कि तुम करेंसी क्यों यूज करते हो, तुम क्या कहते हैं बार्टर ट्रेड में क्यों नहीं है, क्यों तुम अपने बैग में रोज दाल चावल लेके नहीं निकलते कि कुछ भी खाना है ये लो दाल रख लो और मुझे ये दे दो। करेंसी लेके निकलते हो ना घर से। बार्टर ट्रेड है, मतलब है कि मैंने तुम्हें कोई सामान दिया, तुमने मुझे कोई सामान दिया। ठीक है, हम ये तो नहीं काम करते एक्चुअल लाइफ में, क्यों नहीं करते? करेंसी क्यों यूज की है? देखो होता क्या है, अगर मुझे बार्टर ट्रेड करना है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, हम दोनों के पास कोइंसिडेंट ऑफ डिमांड होनी चाहिए, जो मेरे पास है वो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे पास है वो मुझे चाहिए। आम केस कितना ही पॉसिबल है कि तुम्हें एक्चुअली कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसे तुम्हारी कमोडिटी की जरूरत है और तुम्हें उसकी कमोडिटी की जरूरत है। मुश्किल है ना? तो हमने एक बीच में एक ट्रांजैक्शन के लिए एक कागज बना लिया, जैसे बोला कि ये कागज के बदले कुछ भी एक्सचेंज कर। करेंसी अपने आप में सिर्फ एक पेपर ही है, उसका पर्पस यही है, सिर्फ एक्सचेंज करवाना आपसे जो कमोडिटीज करनी। क्लियर है? ठीक है लवप्रीत? तो आपका इंटरनेशनल, ये कभी स्विफ्ट का क्वेश्चन आ गया, स्विफ्ट क्या है? गाड़ी नहीं है ये, ठीक है, ये इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम। इंटरनेशनली बैंक्स आपस में जितनी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं वो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू पास होती है। ठीक है, इसे वन ऑफ द सेफेस्ट माना जाता है। इसके ऊपर किसी भी एक का कंट्रोल नहीं है, इसमें सारे बैंक्स बेसिकली क्या है, आपके ना इंटरनेशनल बैंक्स की स्विट्जरलैंड में मीटिंग्स होती हैं, इन सब ने कलेक्टिव कंट्रोल बना के रखा हुआ है इसके। इसीलिए हर कंट्री इस सिस्टम के ऊपर स्पेंड भी करती है, हर कंट्री के अंदर इसके अपने सर्वर्स है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हैक हो नहीं सकता, पर हैक क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हर कंट्री इसके ऊपर अलग से हर साल बजट क्रिएट करती है कि हैकिंग प्रूफ और कितना ज्यादा इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि हर कंट्री का पैसा इसी से जुड़ा है। ठीक है, जैसे आज मैं ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर दूंगा कि कैसे बांग्लादेश के एक बैंक से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन डाली गई, पर स्विफ्ट सिस्टम ने वो सारे ट्रांजैक्शंस, उनमें से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन फ्रॉड डाल के रोक दी, पर तब भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उस बैंक को रातों रात हो गया। हैकर से बहुत ही समझदारी से बैंक के सिस्टम में फ्रॉड किया। ठीक है, उन्होंने बैंक के किसी वर्कर को ईमेल डाली, उसके सिस्टम को हैक किया, और उन्होंने पूरा हाइस्ट जो प्लान किया वो ऐसे किया कि थर्सडे को उन्होंने काम करना शुरू किया। होता क्या है, आपके बांग्लादेश में संडे की छुट्टी नहीं होती, फ्राइडे की छुट्टी होती, तो फ्राइडे बैंक क्लोज था, सैटरडे संडे बांग्लादेश में कोई और नेशनल हॉलिडे आ रही थी, तो आपके हाइस्ट वालों को 4 दिन मिल गए हाइस्ट करने, जब बैंक में कोई नहीं आने वाला था। उन्हें मंडे जाके पता चलना था कि ये चीज हो गई। ठीक है, मतलब उन्हें संडे पता चल जाना था, सॉरी सैटरडे की छुट्टी थी, उन्हें संडे पता चल जाना था, पर बिकॉज ट्रांजैक्शन वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोसेस की गई थी, संडे को वेस्टर्न कंट्रीज में कोई नहीं बैठ पाना था, तो उन्हें कैंसिल करने की कमांड वहां से देनी थी। ये तो रिक्वेस्ट ही डाल सकते हैं, एक बार पैसा चला गया, वहां कोई नहीं बैठा होना, बहुत ही स्ट्रैटेजी प्लान किया, पर स्विफ्ट सिस्टम ने रोक ली थी ज्यादातर ट्रांजैक्शन, उसे प्रोसेस ही नहीं होने दी सैटरडे संडे को। तो मंडे को क्योंकि बांग्लादेश के रिजर्व बैंक से सारी लेटर्स आ चुकी थी, उन्होंने वो ट्रांजैक्शन कैंसिल किया। बस कुछ मिलियन, पर वो भी बहुत ज्यादा थे, 100-200 मिलियन डॉलर ले चुके थे, और वो पैसे कहाँ गए किसी को नहीं पता। तो लोग ऐसे भी पैसे कमाए गलत तरीके से, जो हाँ बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है उस कंट्री में।
बिटकॉइन ना एक क्रिप्टो करेंसी है, हाँ जी डिजिटल। मैं आपको उस पर बताता हूँ। क्रिप्ट का मतलब होता है कोडिंग में लिखना, क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। आपकी बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में मतलब एक तरह से इसे एज अ करेंसी बनाया गया है जिसमें कोई भी ट्रेड कर सके, ठीक है। मतलब ये भी आपके रूपी की तरह है, बस ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ऑनलाइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये करेंसी अगर मैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करूं, दुनिया में पॉपुलर जरूर हो रही है, पहले भी 2000, ये बहुत पुरानी करेंसी है, अभी रिसेंटली अचानक ही बस दोबारा से आया है। बिटकॉइन बहुत ही पुराना है, 2009-10 के करीब से एग्जिस्ट कर रहा है बिटकॉइन, ठीक है। किसने बनाया है बिटकॉइन किसी को नहीं पता, ठीक है। आज तक उसके फाउंडर का नाम नहीं पता, किसी ने बस बना के मार्केट में रिलीज कर दिया। ब्लैक मार्केट में पहले डार्क वेब पे फेमस हुआ, फिर व्हाइट वेब पे भी आ गया। डार्क वेब एक वो वेब है जिसपे एक आम पर्सन कभी भी लॉग इन नहीं कर सकता, ठीक है। आपका ज्यादातर इंटरनेट डार्क वेब पे एग्जिस्ट करता है, हाँ जी बिल्कुल। डार्क वेब पे हर बुरी चीज एग्जिस्ट करती है, किसी को मारने के लिए सुपारी देनी हो, ड्रग्स खरीदने हो, गन्स खरीदने हो, हर चीज डार्क वेब पे, ठीक है। उससे लेके एक आपकी कुछ साल पहले बच्चों के लिए गेम ब्लू वेल चैलेंज वो बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे दुनिया में फंसे, वो भी डार्क वेब पे थी। अब बच्चे कहाँ जाके डाउनलोड कर रहे थे वो बच्चों को पता हो, क्योंकि वो ऐप स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं थी। उसमें होता क्या था कि 50 टास्क करने हैं और 58 टास्क है कि तुमने सुसाइड कमिट करना, तो बच्चों को ऐसे मैनिपुलेट कर करके उन्हें सुसाइड तक लेके जाते थे। किसी ने अपने फन के लिए बनाई थी, रशियन कंप्यूटर इंजीनियर था जिसने बनाई थी, उसे बाद में जेल होगी ऑब्वियसली। ठीक है, पर उसने अपने एक्शन को कहा कि मेरे एक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। तुम भी कहते हो जस्टिफाइड है? ऐसी गेम बनाना कौन सा एथिकल है? एथिकल तो दूरी दुनिया में हर एक एथिकल की तुम किसी को कह रहे हो सुसाइड कर लो, ये कोई सही तो नहीं है। फोर्सफुली ही करवाते थे। लेट्स सपोज कोई बच्चा बीच में टास्क करना छोड़ जाए, उसे मैसेज आने लग जाते थे कि तुम्हारे परिवार को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बच्चे डर जाते हैं। बच्चों को उसमें डराया जाता है, तो बच्चा बेचारा ना बोलने लायक घर वालों को, ठीक है। तभी तो कहते हैं पेरेंट्स की बच्चों से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बोल ही नहीं पाते थे और अल्टीमेटली सुसाइड। बाद में सब पता चलता था उनके मोबाइल फोन से कि वो गेम खेल रहे थे। रशियन हैकर ने अपने आप को कैसे जस्टिफाइड किया कि मैं आपकी ह्यूमन रेस की क्लेंजिंग कर रहा हूं, कि जो भी वीक लिंक्स हैं वही इस गेम में फंस सकते हैं, मैं उन सबको मार रहा हूं, तो मैं उन्हें नेचुरली ढूंढ के खत्म कर रहा हूँ। उसके मुताबिक उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, ना कि सजा। तो उसने इंसानियत के लिए बहुत बड़ी काम की। तो ये क्रिप्टो करेंसीज होती है, ठीक है। अभी तक इनका कोई बड़े लेवल पे एज अ मॉनेटरी यूज नहीं शुरू हुआ है। इसे लोग तभी इसे ट्रेड के तौर पे खरीदते और बेचते हैं, बिकॉज इसे कहीं पे तुम फिजिकल मार्केट्स में ज्यादा जगहों पे नहीं यूज कर सकते। कुछ कंट्रीज है जो अलाउ करती है, इंडिया में ये बैन है और इलीगल है। बिटकॉइन इंडिया में इलीगल है, बिटकॉइन इंडिया में इलीगल है। बाकी प्राइवेट करेंसी वो भी तो प्राइवेट करेंसीज है। माइनिंग का लीगल है। Bitcoin is illegal in India and is a non-bailable offense. जेल हुई तो बेल भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसे अटैक ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। हाईएस्ट लेवल के क्राइम्स है ये, दिखने में नहीं लगते, इसलिए मैं कहूंगा चाहे जितना मर्जी पैसा बिटकॉइन में हो, मत खरीदना। किसी दोस्त को वैसे ही तुमसे
हाँ जी राधिका जी, वो अपना खुद का कॉइन बना रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी बना रही है लक्ष्मी। तब तक हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। बाकी अभी सारी इलीगल है, ठीक है। किसी दोस्त सर को वैसे तो सडन हो गया, अगले ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। हाँ जी उमेश जी। सर जो अभी जो रिसेंटली जो एक क्रिप्टो करेंसी न्यूज में थी ना, डोगी कॉइन, क्या था उसका नाम? हाँ जी डोगो कॉइन। वो सर एलन मस्क की। नहीं 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 नहीं, वैसे फेमस हुई है ये ना, दुनिया में 3 करेंसीज फेमस हुई हैं। एक ये है, एक इथीरियम है, एक इथीरियम है और एक डोगो कॉइन है। राधिका जी जो लक्ष्मी होगी वो क्योंकि आरबीआई ही बना रहा है, इस कारण वो एक लीगल क्रिप्टो करेंसी होगी इंडिया के। हाँ तो बिल्कुल करेंसी को बैंकिंग सिस्टम से बाहर नहीं जाने देगी। एक गवर्नमेंट टिकी ही 2 चीजों के ऊपर होती है, या डिफेंस या करेंसी। तुम क्या कहते हैं, सरकार की बात ही क्यों मानोगे अगर तुम्हारा इन दोनों के ऊपर सरकार का कंट्रोल ही नहीं है। सरकार को अगर अपना कंट्रोल बनाए रखना है, इन दोनों चीजों को वो कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर नहीं करने देगी। ये बेसिक टेंडेंसी है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की नहीं, अमेरिका ने भी, हर कोई यही करेगा। अमेरिका भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना रहा है, स्वीडन भी अपनी बना रहा है, यूके भी अपनी बना रहा है, हर कोई क्रिप्टो करेंसी पे आ जाएगा। पर कोई भी कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। तुम्हें क्रिप्टो करेंसी चाहिए, सरकार कहते हैं हम देंगे, फिक्र मत करो। तो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एक आपकी इंटरनेशनल एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, पर इसे यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग बोला जाता है। क्यों? ये चीज याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन, यूएन यूनाइटेड नेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट नहीं है, पर क्योंकि उसके ये सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है, यूएनजीए को भी और सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों को रिपोर्ट करती है, इसके कारण इसे यूएन का न्यूक्लियर वॉचडॉग बोला जाता है। वॉचडॉग का मतलब है, होता है कोई ऐसी बॉडी जिसका काम है कोई चीज को देखना, वॉचडॉग, ठीक है। तो कहीं पे कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना तो नहीं रही है, उन्हें मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने से पहले एक जो स्टेज होती है उसे कहते हैं यूरेनियम से बनते वेपन। यूरेनियम को प्रोलिफरेट कराना, उसे ना चार्ज करना पड़ता है, वो तब वेपनाइज होता है। अगर किसी कंट्री में सबूत मिलते हैं कि ये कंट्री शायद न्यूक्लियर वेपन बना रही है, वो साथ के साथ यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस 192 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऑलमोस्ट मतलब दुनिया की सारी कंट्रीज ही मेंबर है। फिर ये मिलके एक्शन ले सकते हैं उस कंट्री के अगेंस्ट कि उसे कैसे रोकना। सैंक्शन लग सकती हैं, सैंक्शन लगने का मतलब है सारी दुनिया ट्रेड करना छोड़ दे। अगर किसी कंट्री के साथ सारी दुनिया ट्रेड करना छोड़ दे, उसके पास लिटरली सारी उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, वो अपना सामान किसी को बेच नहीं सकती, और ऐसी कोई कंट्री दुनिया में है नहीं जिसे दुनिया से सामान खरीदना नहीं पड़ता, ठीक है। तो चीजें आनी भी बंद हो जाएंगी, जानी बंद हो जाएंगी, तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये लेटेस्ट जो मतलब जिसके ऊपर आजकल ये नजर रख के बैठी हुई काफी टाइम से, जिसके साथ इसका इश्यू चलता रहता है, वो है ईरान। ईरान बहुत सालों से कोशिश कर रहा है आपके न्यूक्लियर वेपन बनाने की, ठीक है। आपके ईरान बहुत सालों से कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने की। न्यूक्लियर वेपन वो बना नहीं पा रहा, मतलब नियर कंप्लीशन स्टेज पे जाके उसे रोक लिया गया था, तो अब वो बना नहीं पा रहा है, ठीक है। उन्होंने यूरेनियम काफी हद तक प्रोलिफरेट कर लिया था, और वेपन उन्हें मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी, मतलब और उसे डेटोनेट करने की टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। तो पर ईरान को रोक लिया गया था, और उसके बदले पहले तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाई गई थी, बाद में सैंक्शन हटा के उसे बोला गया था हम तुम्हें बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे, ये काम करना बंद कर। पर जब से डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रेसिडेंट बने थे, अमेरिका ने बिल्कुल ही ईरान के अगेंस्ट रुख कर लिया था, उसे सारे बेनिफिट देने से मना कर दिया था। इसके कारण ईरान कहता हम भी फिर न्यूक्लियर वेपन बनाना दोबारा शुरू करें।
तो इसके कारण अब ये बहुत बड़ी टेंशन अभी तक क्रिएट हुई पड़ी है, जो शायद अब अगले जो प्रेसिडेंट आ चुके हैं बाइडन, उनके अंडर ये चीज दोबारा से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। ठीक है, क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ करना। नेक्स्ट करंट अफेयर, तोल पवा कत्तू। तोल पवा कत्तू क्या है? ये आपका एक शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री क्या होता है कि पर्दा गिराया जाता है, पर्दे के पीछे शैडोज के थ्रू सीन्स क्रिएट किए जाते हैं। ये आपकी साउथ इंडिया केरला की आर्ट है। ठीक है, जिसके थ्रू ये सब कुछ क्रिएट किया जाता है। इसमें केरला की आर्ट है। पहले तो आपको ऐसे कंट्रीज भी पूछी जा सकती होती हैं। ठीक है, लेदर के पपेट्स होते हैं। ठीक है, लेदर से बनाए जाते हैं। इसमें जो लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, तमिल, संस्कृत और मलयालम जैसी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। इसका जो स्टेज होता है उसे कहते हैं कोथु मंडम, जो 42 फुट लॉन्ग स्टेज होता है। इसके आगे व्हाइट एक क्लॉथ लगा होता है और इसमें 21 दिए इसके पीछे जल रहे होते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे शैडोज बन सके। ठीक है, इसके जो पपेट्स होते हैं उन्हें वेजिटेबल यानी कि ऑर्गेनिक डाइस से उन्हें रंग किया जाता है और चीजें प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर है? पपेट्स 4 फुट तक बड़े भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके यूपीएससी में ना ऐसी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लोग सोचते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए, ऐसी आर्टिकल्स में से निकलते होते हैं कि बेसिकली आपके अखबार में ये आर्ट फॉर्म को डिस्क्राइब किया हुआ था और उसका शो हुआ है, वो सब कुछ बताया गया था। ठीक है, 1 hour recital that showcase the story of core in the state। कोर होता है जो आपके कोकोनट के शेल से चीजें बनाई जाती है, जो कोकोनट के आसपास होता नहीं है, उससे क्या करते हैं, चीजें बनाई जाती हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, नेट्स बनाए जाते हैं। तो उसका केरला में कैसे वाइड स्कैन पे, मतलब वाइड स्केल पे उसका कैसे यूज शुरू हुआ, उसको भी शो हुआ होगा, वहां से ये पूरा करंट अफेयर बन गया। तो कितने दिए यूज होते हैं, कपड़ा व्हाइट कलर का होता है, वेजिटेबल डाइस यूज होती हैं, 4 फुट तक के पपेट्स हो सकते हैं, लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती हैं, या सबसे बेसिक क्वेश्चन, थोल पावा कत्तू है क्या? एक शैडो पपेट्री, न्यूज में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? आज के किसी करंट अफेयर में कोई डाउट या किसी और चीज में कोई डाउट हो कुछ? नहीं? ये थे आपके आज के